आप सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी की साइकी मेंटेलिटी और नफ्सियात के चलते ये वर्ड कहते हुए ज़रूर सुना होगा, और वह वर्ड क्या है? हिटलर। Adolf Hitler, famously known as Hitler, a man who is called the dictators of the dictators, a man who is responsible for bringing the genocide, bringing the Holocaust, and a man who was responsible for killings of millions of the people all over the world. Of course, responsible for the World War II. I'm talking about Adolf Hitler, famously known as Hitler. He was born on August 20, 1889 in Austria-Brunn Inn, and his father name was Alois Hitler, who was the Austrian civil servant in the civil services, and his mother name was Clara Lozippel, and she was the third wife of Alois Hitler. और इसी के चौथे बेटे का नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। अगर हम एडोल्फ हिटलर की बात करें, इनकी इनिशियल एजुकेशन की बात करें, इनिशियल लाइफ की बात करें, तो इन्होंने इनिशियल एजुकेशन वोल्केस्टिल हाई स्कूल से हासिल की थी। और यही वो टाइम था कि जब इनकी जो इंटरेस्ट थे, बेसिक इंटरेस्ट थे, वो रिलीजियस के चलते बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पर इनका जो फर्स्ट एम्बिशन था, फर्स्ट एम ऑफ लाइफ था, वो ये था कि वो ये बड़े होकर या तो पादरी बने या फादर बने किसी चर्च के। तो बचपन ही से इन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल क्राइसिस जो थे वो सफ़र किए। इनके फादर ने बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को फेस किया, और 1903 में इनके फादर की डेथ हो जाती है, और 1903 के कुछ ही अरसे बाद इनकी मदर की भी डेथ हो जाती है। एट दिस टाइम ही वॉज फेसिंग द इकोनॉमिकल क्राइसिस एट इट्स पीक। तो इसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। इसको एज ए पोस्ट कार्ड सेलर, इसको एज ए पेंटर एंड ए लेबरर डिफरेंट वर्क्स करना पड़ते हैं अपनी ही कंट्री में। और बचपन ही से ये एक चीज़ का बहुत शौकीन था, आप कह सकते हो कि दीवाना था या फॉन्ड ऑफ था। वो क्या था? जर्मनी के लिए इसका इश्क बहुत ज़्यादा था। ये आप इस बात के इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक ऑस्ट्रियन था, और ये ऑस्ट्रियन होने के बावजूद जर्मनी के मिली नगमे गाया करता था। और 1913 में जब ये मुनीच जर्मनी में शिफ्ट होता है, तो इसका जो पर्सनली जो फर्स्ट ख्वाब था, फर्स्ट ड्रीम था, वो कंप्लीट होता है। वो क्या था? लव टुवर्ड्स जर्मनी। और इसी साल में ये जर्मनी में सोल्जर्स के लिए जो है वो टेस्ट देता है, और 1914 में एज ए सोल्जर ये इलेक्ट हो जाता है। और यही वो टाइम था जब इसका पॉलिटिकल करियर और इसका एम्बिशन स्टार्ट्स होते हैं। और 1914 में जब ये सिलेक्ट होता है, और तब ही वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो जाती है। और इसमें वर्ल्ड वार 1 में इसको जर्मनी को लेके ना ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, ये इमोशनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जर्मनी का एक तरफ दीवाना था, और दूसरी तरफ जर्मनी जो था, इसे लगता है कि सोल्जर्स ने अपनी तरफ से 100% नहीं दिया है इन फेवर ऑफ द जर्मनी। फिर 1918 में जब वर्ल्ड वार 1 एंड होती है, तो ये डिसाइड करता है कि इसको एक पॉलिटिकल या फिर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए जो कि जर्मनी से रेलिवेंट हो, ताकि ये अपना कोई कारनामा सर अंजाम दे और ये जर्मनी को की हेल्प कर सके टू राइज अप अगेंस्ट द पॉवर्टी एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो फिर 1990 में ये DAS को ज्वाइन कर लेता है। अब ये DAS क्या है? DAS बेसिकली एक पार्टी थी जिसको बाद में नाजी का नाम दिया गया। 1921 में ये उसी पार्टी का चेयरमैन बन जाता है, और आफ्टर द इलेक्शन ऑफ हिम एज ए चेयरमैन ऑफ दिस पार्टी, अब ये चाहता है कि किसी तरह से इसको जर्मनी में एक नुमाया अहमियत मिल सके। फिर उसके बाद ये 1924 में इसके साथ एक इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या है? इसको इम्प्रिजनमेंट फेस करनी पड़ती है, वो 5 साल के लिए। अब 5 साल के लिए ये जेल में चला गया, लेकिन 13 महीनों के बाद ही, फ़कत 13 महीनों के बाद ही ये वहाँ से रिहा हो जाता है। आफ्टर हिज एग्जाइल फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट ये फिर से अपनी स्ट्रगल शुरू कर देता है। 1929 में यहाँ पे जाके ये क्या देखता है कि जो जर्मनी है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से सफ़र कर रही है या गुजर रही है। वहाँ पर ये डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जर्मनी के लिए इस सिचुएशन को अपने हक में यूज़ करना चाहिए। यूज़ कैसे करता है? ये वहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस को देखते हुए लोगों में भाषण देना शुरू कर देता है, या लोगों में खुद को एज ए नुमाया शख्सियत दिखाना शुरू कर देता है कि जो
जर्मनी को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल लेगी। अब जर्मनी के लोग इसके फेवर में होना शुरू हो गए। बाय द टाइम ऑफ 1932 जब वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए तो इसने अपने आप को नॉमिनेट किया इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस फॉर द सीट ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे ये नाकाम हो जाता है। फिर 1933 में फिर से जब इलेक्शंस हुए, इस दफ़ा इसने चांसलर्स के बतौर चांसलर जो था वो खुद को नॉमिनेट किया और यहाँ पे इसको विक्ट्री हासिल होती है। बाय दैट टाइम हिज पॉलिटिकल करियर स्टार्टेड। अब वो पॉलिटिकल करियर जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ये एक नुमाया अहमियत की एक शख्सियत है। फिर उसके थोड़े से अरसे बाद जो प्रेसिडेंट था जर्मनी का, उसका देहांत हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। और आफ्टर दिस ट्रेजेडी ये उन हालात को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करता है और ये क्या बन जाता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ द जर्मनी। बतौर प्रेसिडेंट ऑफ द जर्मन ये क्या करता है, इसका पहला स्टेप ये होता है कि जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी होती है ये उसको बैन कर देता है। एंड आफ्टर दैट इन 1939 ये क्या करता है, ये बहुत सारे ममालिक पर अपना जो अटैक करना शुरू कर देता है जर्मनी की तरफ से। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे स्टार्ट होती है वर्ल्ड वार 2। और बाय द टाइम ऑफ 1942 जर्मनी जो होती है ये इस तरह से दिखाया जाता है कि जर्मनी जो है वो जीत रही है, तो इसकी जो हौसले होते हैं वो बुलंद हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जर्मनी के सोल्जर्स थे उनकी डेथ शुरू हो जाती है, वो मरना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो होती है वो जंग उसका हुलिया ही बदलना शुरू हो जाता है। फिर 1945 में आखिरकार जो जर्मनी होती है उसको सरेंडर करना पड़ता है और वहीं पे वर्ल्ड वार 2 भी जो होती है वो एंड हो जाती है। और यहीं इसी वर्ल्ड वार 2 के एंड पे हिटलर जो है उसको लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि इसको असैसिनेट किया जाए, इसको सज़ा दी जाए जो इसने जर्मनी में अपनी जो जालिमाना रवैया था उसको इख्तियार किया था। यहाँ पर 1945 में इसकी जिस दिन पे इसकी शादी होती है एवा ब्राउन के साथ, उसी के अगले दिन आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ हिज मैरिज इसको क्या किया जाता है, इसको ढूंढा जाता है। और ये जब देख लेता है, हालात को भांप लेता है कि अब मेरे पास बचने का कोई सूरत हाल नहीं है, कोई और चारा नहीं है, तो ये खुद को भी गोली मार लेता है और अपने जो साथ रेलेवेंट जो भी चीज़ें एसोसिएटेड थी लाइक इसके डॉग तक को उसको भी ये गोली मार देता है। अपनी वाइफ को सुसाइड करने पर मजबूर करता है और ये खुद भी सुसाइड कर लेता है और यहाँ पे इसकी हत्या हो जाती है। लेकिन अगर ये तो हमने बात कर ली इसकी एज ए बायोग्राफी, अब हम ये देखें कि ये इसने जो हुकूमत की है जर्मनी पे, या इसने लोगों पर खुद को इम्पोज किया है, ये इसने किया कैसे था, ये इतना आसान तो नहीं था। अब इसने जो स्ट्रैटेजीज यूज़ की थी, देयर आर 3 काइंड ऑफ द स्ट्रैटेजीज ही हैज़ यूज्ड। आपने अरिस्टोटल की एक फ़िलॉसफी के बारे में सुना होगा और वो फ़िलॉसफी क्या थी, ईथोस, लेगोस एंड पैथोस। ईथोस मीन्स ruling by authority and logos means ruling by logic, and whereas pathos means ruling by emotions। जहाँ पर आप किसी भी इंसान को इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, ये आजकल हमें सिखाया भी जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप आप लोगों को कन्विंस कैसे करते हो। इफ़ वी टॉक अबाउट लेगोस, आप लॉजिक के चलते लोगों को कन्विंस करते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट ईथोस, आप अथॉरिटी के चलते लोगों को कन्विंस करते हो। और बाय पैथोस मतलब आप इमोशंस का यूज़ करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया, इसने यूज़ किया इमोशंस का, पैथोस का। क्या कि मीन्स के अगर ये वोट के लिए कुछ करना चाहता है ना, वोट लोगों से मांगना चाहता है, तो ये क्या कहेगा कि आप अगर जर्मनी से मोहब्बत करते हैं, जर्मनी के लोगों से मोहब्बत करते हैं, तो आप क्या करें, आप मुझे वोट दें। अब लॉजिकल बंदा जो है वो ये सोचेगा मैं इसको वोट क्यों दूँ, मीन्स कि मैं मोहब्बत तो करता हूँ कंट्री से, उसका वोट देने से क्या ताल्लुक़ है। अब इसने ये जब देखा ना कि अब लॉजिक जो है वो पैथोस को कभी भी जीतने नहीं देगा, अब अगर पैथोस इमोशंस को नॉमिनेट करना है, एज ए डोमिनेशन शो करना है, तो अब क्या होगा, लॉजिक को ख़त्म करना पड़ेगा। जहाँ तक लॉजिक होगा वहाँ पे पैथोस कभी भी नहीं चल सकते। अब इसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि ये कंट्री में से, जर्मनी में से जो लेगोस है, जो लॉजिक है, उसको ही ख़त्म करना चाहता था। वो कैसे, इसने 25,000 नाजीज़ को ऑर्डर दिया कि 25,000 जो किताबें थी वो जला दी गई एक ही रात में। अब उन 25,000 किताबों में साइकोलॉजिकल थी, लिबरल थी, मार्क्सिज्म से रेलेवेंट थी, बहुत सारी चीज़ें जो एसोसिएटेड थी वो ज्यूज़ के साथ, वो भी उसने जो थी वहाँ पे ख़त्म कर दी। और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा क्रिटिक जो था तब वो कौन था, आइंस्टाइन ऑफ कोर्स। आइंस्टाइन ए लॉजिकल मैन, ए मैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द साइंस अप टू स्काई हाई, तो वो भी इसका क्रिटिक हो जाता है। और ये
इसने उसको इतना दबाया होता है कि उसके चलते जो आइंस्टाइन है उसको भी जर्मनी छोड़ के बेल्जियम रवाना होना पड़ता है। उसके अलावा इसने यूनिवर्सिटीज़ में इम्पोज कर दिया अपनी हुकूमत को, और ये शुरू कर दी कोशिश कि वहाँ पे जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है ना वो भी एक काइंड ऑफ आप कहो कि ट्रैप्ड सिलेबस हो, उसमें भी कंट्रोल्ड सिलेबस पढ़ाया जाए, वो सिलेबस पढ़ाया जाए जो फेवर करता हो किसको, या तो डिक्टेटरशिप को या फिर ऑफ कोर्स हिटलर को। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है फिर ये स्यूडो साइंसेस को की फेवर करता है। वो क्या, अब ये साइंस को भी अपने तरफ से लेके चलते हैं। वो कैसे, एक वहाँ का एक इन्वेंटर होता है, वो एक रात सोता है और सोने में वो क्या देखता है, उसने एक ऑब्जर्वेशन किया है कि जो चाँद है, चाँद क्योंकि है सफ़ेद कलर का, तो इसको ये ना आइस से बना है, बर्फ़ से बना है। तो इसने एक थ्योरी कायम कर दी कि जी पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स और ईच एंड एवरीथिंग क्या है वो आइस से बनी है। अब ये कोई लॉजिकल बात नहीं थी, और इस चीज़ का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इसके जो नुमाइंदे थे उन्होंने उस इंसान को जिसने एक इलॉजिकल थ्योरी दी है उसको एक डॉक्टरेट दिया बाकायदा। यहाँ पर लॉजिक का ख़ात्मा कर दिया गया। नेक्स्ट इसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो था एक क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ फेयर। अब वो फेयर क्या था? फेयर ये था कि इन्होंने ना एक ऐसी ही एनिमी जो उसी कंट्री में बिलोंग करती हो उसको नुमायाँ किया। अब वो एनिमी क्या थी? ज्यूश जो ज्यूज़ पीपल थे, यहूदी लोग थे, उसको इसने जर्मनी के दुश्मन करार दिया। अब वो कैसे? अगर ये इसकी पार्टी एक टाइम पे मार्क्सिज्म को फॉलो कर रही है और वो कैपिटलिज्म को कर रहे हैं ज्यूज़, तो ये इस पर बहाना लगा देता था कि वो क्योंकि वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो हम इनको मार देते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि वो कैपिटलिज्म को फॉलो भी नहीं कर रहे, उन पे ऐसे ही इल्ज़ाम लगा के उनको मार देना। नेक्स्ट, अगर जो है वो ज्यूज़ जो है वो मार्क्सिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो इसने उनको कह देना अपने आप को, क्योंकि ये तब कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे होते थे, तो इसने मार्क्सिज्म का बहाना लगा के उनको मार देना। वहाँ पर जो थे वो गैस चैम्बर्स बनाए गए और बाकायदा लोगों को ज़िंदा जलाया गया, ज़िंदा मारा गया। तो बहुत सारी इसने इस तरह की थिंग्स जो थी उनका सहारा लिया खुद को एज ए नॉमिनेटेड फिगर कायम करने के लिए। जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, इसने 2 दफ़ा अपनी बायोग्राफी लिखी। एक दफ़ा ये अपनी बायोग्राफी में लिखता है कि मींस के अब वो लिख किसी और के तहत रहा है और ख़ुद को ये ऐसे शो करता है कि वो वहाँ पर ये जर्मनी में एज ए मसीहा उर्दू में कह सकते हो, और जेसस क्राइस्ट, उसके साथ इसने खुद को कंपेयर करना शुरू कर दिया। उस कंपैरिजन के चलते इसको जो था वो सेवियर भी कहा गया और इसके लोगों के द्वारा। और उसके बाद इसने फिर से अपनी बायोग्राफी लिखी, जो वहाँ पर इसने खुद एक बुक लिखी थी, यहाँ पे खुद इसने नॉमिनेट किया। फर्स्ट टाइम जो बायोग्राफी लिखी इसने अपने दोस्त के बतौर वो बायोग्राफी लिखी थी, वो इसने अपना नाम वहाँ पे शो नहीं किया। सेकंड टाइम जब लिखी तो इसने ये कहा कि झूठ को ऐसे बोलो कि वो झूठ ही ना लगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ थी, ये सारी चीज़ें थी जो इसने अपनी फेवर में यूज़ की। और ये वो बंदा है जिसकी वजह से सैकड़ों करोड़ों और मिलियंस ऑफ द पीपल जो थे उनको मौत का सामना करना पड़ा। और इसी वजह से बाद में भी कई सारे डिक्टेटर्स आए हिस्ट्री में जिन्होंने इसको एज ए आइडल जो था वो समझा। इंडिया में कई सारे लोग थे, गवास्कर था, और बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स भी थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने इसे एज ए आइडल समझा और वही स्ट्रैटेजीज जो इसने यूज़ की थी वही इम्पोज की टू बिकम दी डिक्टेटर ऑफ ए कंट्री। और इसी वजह से इसे डिक्टेटर कहा जाता है, डिक्टेटर ऑफ द डिक्टेटर्स कहा जाता है। और बहुत सारे डिक्टेटर्स वैसे तो हिस्ट्री में रह चुके हैं, जैसे स्टालिन था, आदि अमीन था, लेकिन इसको द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर इसी वजह से कहा जाता है बिकॉज he was responsible for Holocaust, he was responsible for brutal kind of activities that you cannot expect from the human। तो ये थी इसकी शॉर्ट बायोग्राफी।